चलो अब हो गया, बात खत्म। गुरमन, मयूर, अब पॉज, क्लास के बाद लड़ेंगे, ठीक है? बस बस प्लीज सुनो ना। हेलो, एक चीज हम लोग, एक चीज का, एक नियम का पालन करेंगे। जो 1.5 घंटा का पढ़ाई है ना, उसमें पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आप मस्ती करिए, मजाक करिए, लड़िए पैशनेटली किसी चीज़ के बारे में। कोई बात करना बहुत अच्छा चीज़ होता है। यू शुड बी टॉकिंग अबाउट एंड नोइंग थिंग्स। बट जब पढ़े ना तो पढ़ाई करना है, और जब मस्ती मजाक हो या अपने कुछ बात कर रहे हैं क्रिकेट का या कोई करंट अफेयर्स का, तो वो अलग बात है। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप एंड स्टार्ट। सो वट एवर वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग क्रिकेट, जो भी है उस पर ब्रेक, खत्म। लड़ाई बाद में करेंगे मयूर, कंटिन्यू होगा पक्का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग 20 मिनट्स लेंगे। 10 मिनट्स डिमांड, 10 मिनट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दक्ष, आप और हम मिलकर डिमांड रिवाइज करेंगे। इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम आपसे हेडिंग पूछेंगे, आप मेरे को बस उसमें बताना क्या क्या था। डिमांड का डेफिनेशन याद है आपको? 4 क्या चीज चाहिए? डिजायर, परचेजिंग पावर एंड डिफरेंट वेरियस प्राइसेस या पर्टिकुलर प्राइस। टाइप्स ऑफ डिमांड आपको 8 थी ना शायद, ट्राई करेंगे। इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट, एक्स एंटे वर्सेस एक्सपोस्ट, कॉम्पोजिट डिमांड, क्या था कॉम्पोजिट याद है? वेरी गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री, जो ऑल्सो नोन एज जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, बस यही था। हाँ, कंपेटिटिव डिमांड एक था। फिर दक्ष अपने गए थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड में, एक था प्राइस और अदर्स। अदर्स में इनकम था। इनकम के अंदर 3 थे, नॉर्मल, इंफीरियर एंड एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 थे, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड था। फिर था फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड, साइज एंड कॉम्पोजिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं वो अलग है, गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर टाइम, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और या देख रहे हैं ऐसे भूलते रहेंगे आप तो रिवाइज करते रहना होगा। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फिर अपने बात किए थे, अगर आपको याद हो, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें आपका वाला पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ यूजेस, 5 पॉइंट था। फिर हमने बात किया था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील ऑल्सो नोन एज कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन, गिवन गुड्स, इमरजेंसीज, फर्दर एक्सपेक्टेशंस, वेबलन इफेक्ट, और बैंड वैगन ही आपका चेंज इन फैशन और ये सब था। फिर हमने किया था मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। मूवमेंट किसकी वजह से होता है? वेरी गुड। और शिफ्ट होता है चेंज इन डिमांड, पर मूवमेंट होता किसकी वजह से है? प्राइस। और शिफ्ट किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स। एक है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है इंक्रीज डिक्रीज। और एक में नया कर्व ही राइट में शिफ्ट हो जाए तो इंक्रीज, लेफ्ट में शिफ्ट हो तो डिक्रीज, और एक ही कर्व में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हुआ था। इलास्टिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग इलास्टिसिटी को डिफाइन किए थे। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट। कोई भी डिटर्मिनेंट में परिवर्तन हो वो इलास्टिसिटी था। प्राइस इलास्टिसिटी स्पेसिफिकली द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। 5 मैग्नीट्यूड्स थे, परफेक्टली इन इलास्टिक ईडी इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, यूनिटरी इलास्टिक ईडी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 इज रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन 1 इज इन इलास्टिक, है ना। जितना अगर रिस्पॉन्स आए ही नहीं तो परफेक्टली इन इलास्टिक है। इमेजरेबल रिस्पॉन्स आ जाए तो परफेक्टली इलास्टिक, इक्वल रिस्पॉन्स आए तो यूनिटरी इलास्टिक है, रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा आ जाए इलास्टिक है, और अगर रिस्पॉन्स कम आए तो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। उसके बाद आपने मेजरमेंट किया, 3 मेजरमेंट थे। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फाइनल आंसर तो था चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, फाइनल आंसर। उसके बाद आपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किया, जहाँ पे मैंने आपको बोला अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब प्राइस और टीई बढ़े या प्राइस और टीई गिरे तो वो इन इलास्टिक है। प्राइस बढ़े टीई गिरे, प्राइस गिरे टीई बढ़े तो इलास्टिक है। प्राइस बढ़े गिरे टीई सेम रह जाए तो यूनिटरी इलास्टिक है। ज्योमेट्रिक मेथड हमने किया जहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर 2 थे,
लीनियर में आपने देखा लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट में पॉइंट दैट टचेस द वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पे जो है वो ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी है, फिर ईडी ग्रेटर देन 1 है, फिर ईडी इक्वल टू 1 है, फिर ईडी लेस देन 1 है, और एक्स इंटरसेप्ट पे मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो जो पॉइंट है वो आपका ईडी इक्वल टू 0 है। फिर अगर एक नॉन लीनियर कर्व है तो मैंने आपको टेंजेंट बनाने बोला होगा, टेंजेंट बना के जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी चाहिए वहाँ से लोअर बाय अपर करके आप सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने बात की इनकम इलास्टिसिटी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम, जहाँ 3 पार्ट्स थे, पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए नो चेंज। फिर हमने डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात की। सब्स्टिट्यूट्स के लिए पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए नेगेटिव होता है और अनरिलेटेड के लिए 0। मेरा बात प्लीज समझिएगा। हाँ, नया चैप्टर चालू करने से पहले अगर पुराना भूल जा रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है। ट्यूशन मेरा, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ट्यूशन डिसकंटिन्यू कर दो। मे भी अक्टूबर नवंबर में क्रैश कोर्स होता है, वो ज्वाइन करना, क्योंकि अगर अभी आप ये नहीं पढ़ोगे कोई लाभ ही नहीं है आपका, आप 5 दिन में भूल जाओगे। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टडी इकोनॉमिक्स इन क्लास 12, कॉन्स्टेंटली। ये 11 जैसा नहीं है कि एग्जाम से 10 दिन पहले मार्क करेंगे, देख लेंगे क्या पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंट है, हो गया। 24 चैप्टर और अब इसे 2 किए, 2 में कितना कुछ याद रखना है सोचिए, और ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स है। आज का चैप्टर का स्टैंडर्ड देख के आप समझ जाएंगे कि क्लास 12 का इको क्या है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, जिनका भी इको क्लास 10 में था, हूबहू सेम चीज़ पढ़े आप, तो आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। एक 10वीं के बच्चे से एक्सपेक्टेड है ये सब पता होना। इट इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इज देयर इन क्लास 10 इको। किसी का था 10 में इको? नहीं था। अगर आपका रहा होगा, ऑनलाइन में किसी का था क्या? गुरशन 2, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आपको याद हो, थोड़ा डिटेलिंग कम होता था पर पॉइंट्स यही थे। मे बी ज्योमेट्रिक मेथड नहीं था, मे बी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं था, मे बी क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं था, मे बी इनकम इलास्टिसिटी नहीं था, एक्सेप्शन में 2-3 पॉइंट कम थे, पर कॉन्सेप्ट यही था। अब से जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड होंगे। तो जो हमारा चैप्टर का नाम था, जो हमने बात किया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है देखिएगा। मयूर इधर आ जाइए। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि एक कंज्यूमर को कितना गुड्स कंज्यूम करना चाहिए जहां पर वो अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाए। आई एम श्योर आप कभी रेस्टोरेंट में या कहीं पर कोई सामान खरीद कर ऐसा बोले होंगे, यार ये लास्ट वाला नहीं मंगाना चाहिए था, या ये वाला ना जल्दी छोड़ दिए, ये वाला थोड़ा और रुकना चाहिए था, इसमें ये और खरीदना चाहिए था। कभी कोई कंज्यूमर हमेशा एग्जैक्ट सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं करता है, पर कहाँ लेवल पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करेगा, ये चैप्टर आपको थियोरेटिकली वो एक्सप्लेन करता है ना। जनरली अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो ये एक हमेशा समस्या रहता है कि अगर चाइनीज़ खाने जा रहे हैं, कितना चाव, कितना राइस, कितना कौन सा डिश मंगाना है। कभी कभी हाँ या ना में जवाब दीजिए, गुरमन ओवर ऑर्डरिंग हो जाता है और आप बोलते हैं यार ये लास्ट वाला खाना नहीं चाहिए था। या कोई कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से सोचे, जैसे अगर आप हमसे पूछें, जोश जोश में ना जब लॉकडाउन था हमको लगा 1-2 साल तो बंद ही रहेगा, तो हम यहाँ पे एक जिम बना लिया अपना। हम आपको बोल रहे हैं लास्ट 2 साल से हम उस रूम में शायद गए तक नहीं। तो क्या हम पैसा दिए हाँ या ना, पर क्या हमको उतने का वर्थ मिला है? नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भैया आपको ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है इसके लिए, द आंसर इज नो। अब सोच के देखिए, 10 का बहुत ट्यूशन देखते होंगे जहाँ पर इंग्लिश के लिए आप सोच रहे हैं कहीं ज्वाइन करेंगे, मैथ कहीं जाते होंगे। कोई आदमी जो नहीं करता है ऑनलाइन, वो ये सेटअप अगर करेगा, आपको क्या लगता है वर्थ है उसके लिए? कैमरा लेगा वो महंगा वाला, स्मार्ट बोर्ड लेगा, लेकिन अगर कोई इंसान ऑनलाइन टीचिंग में जाना ही नहीं चाहता है, अगर वो सेगमेंट को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। एक कंज्यूमर के लिए आप एक स्कूल बैग लेते हैं, आपको उससे सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलता होगा, स्कूल लेके जाते हैं आप। मेरा जैसा आदमी को स्कूल बैग का क्या वैल्यू है ना? आई एम पेइंग द सेम प्राइस एज यू आर पेइंग, बट व्हाट इफ आई गो टू द जिम एंड आई यूज इट एज अ जिम बैग? So every person is buying something and getting a satisfaction from it, and every person is having different satisfactions. We as a consumer want to understand what should be that level of consumption where I can maximize this.
सो कहाँ पे ये बात उठता है आप समझने की कोशिश करिए। कंज्यूमर का मतलब कस्टमर नहीं है। मम्मी आपके लिए मैगी खरीदती हैं, खाते आप हैं, कंज्यूमर कौन है? आप है। सो कंज्यूमर के बारे में बात है, हु इज कंज्यूमिंग। कंज्यूम का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है। ट्रू फॉल्स पुलकित, यहाँ बैठ के आप अभी मेरा सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, हमको खा तो नहीं रहे हैं। कंजम्पशन ईट करना नहीं होता है, गुड्स को यूज करना होता है, सर्विसेज को यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम का मतलब ये आपको बहुत जगह मिलेगा आने वाले पूरे सिलेबस में। मैक्रो में 3 बार, मैक्रो में 4 बार आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अलग, मार्केट इक्विलिब्रियम अलग, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम अलग, हर जगह नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम अलग, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम अलग। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ फेवरेबल स्टेट ऑफ रेस्ट, कहां पर रुक जाएं। तो एक सिंपल सा बात पूछ रहे हैं आपसे पुलकित, आपके लिए और माधवी के लिए ये एक डिसीजन है कि कब तक भैया का क्लासेस हमको पढ़ना है। अब देखिए, हमको जितना भरोसा है कि आपको मेरा टीचिंग पे काफ़ी फेथ है, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू एक्चुअली, पर कुछ बच्चा लोग, नॉट दैट दे थिंक आई एम नॉट अ गुड टीचर, दे विल ओनली कंटिन्यू टिल द मंथ ऑफ डिसम्बर। इज इट दैट आई एम अ बैड टीचर? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई एम अ वेरी गुड टीचर, बट सर्टन स्टूडेंट्स विल ओनली डू माई क्लासेस टिल डिसम्बर, सर्टन स्टूडेंट्स विल डू क्लासेस टिल मार्च। अब ये डिफरेंस कहाँ से आता है मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि एज ए इको टीचर अगर मैं ये जवाब नहीं दे पाऊँ तब फिर फ़ायदा ही क्या है मेरा इको पढ़ाने का। कि आज माधवी बोल रही है कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पुलकित भी बोल रहा है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर पुलकित मार्च तक कंटिन्यू कर रहा है, माधवी दिसंबर में ट्यूशन छोड़ रही है। कोई तो कारण होगा। कारण सिर्फ इतना सा है कि माधवी जो अमाउंट पे कर रही है ना, इन हर हेड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको उतने का वर्थ नहीं लग रहा है। वो बोल रही है कि मेरा तो सिलेबस हो गया है, हमको और नया सीखने के लिए इसमें कुछ है नहीं। तो हम ये जो 2000 रुपया दे रहे हैं उसके बदले हमको 2000 वर्थ का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। पुलकित बोल रहा है नहीं, लास्ट मिनट हमको डाउट होगा। अगर हमको डाउट होगा हमको सॉल्व कौन करके देगा? हमको भैया के पास मार्च तक रहना है, सिलेबस हो ना हो हम मार्च तक कंटिन्यू करेंगे। ट्रू फॉल्स, इन हिज हेड he is getting more satisfaction than the price that he is paying for it. हम अपना 90% डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं, प्राइस से कि यूटिलिटी से? यूटिलिटी से। अगर आप बोले नहीं प्राइस मैटर करता है मैम, तब आप सोच कर देखिए, आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट बोला है महंगा है पर वर्थ है। समथिंग विच इज एक्सपेंसिव यू स्टिल बॉट इट बाय जस्टिफाइंग इन योर हेड, यू नो व्हाट, नहीं यार ये वर्थ है, दाम लेता है पर सर्विस भी देता है, महंगा है पर अच्छा है। या उल्टा भी हुआ है कि बहुत सस्ता कोई कमोडिटी है, बोले हम क्यों ले, हमको मिलेगा क्या, करेंगे क्या हम इसका। तो सिर्फ प्राइस को नहीं देखना है, प्राइस को भी देखना है, पर साथ साथ क्या देखना है समझने की कोशिश करिए, उसके बदले का आपका सेटिस्फैक्शन। तो यही चीज को समझना है अंडर दिस चैप्टर। ये चैप्टर का क्रक्स है। अब हुआ क्या, इस पे देखिए, लड़ाई है। लड़ाई क्या है? 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। पूरा फिर बात किस पर घूम के आ गया? यूटिलिटी पर। क्लास 11 में हल्का फुल्का अगर आप पढ़ाई किए हैं तो यूटिलिटी बोल के एक शब्द आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आया होगा। नहीं भी किए हैं, गुरमान डर रहा है कि भैया हम तो नहीं किए हैं, कोई बात नहीं सर। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे सकती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, है ना। इट इज नॉट हाउ यूजफुल द प्रोडक्ट इज, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है ये कोकेन, हेरोइन और ये सब यूजफुल है? सच बोलिए, आपका क्या ओपिनियन है? यूजफुल इन द सेंस ऑफ हेल्थ, इज इट अ हेल्दी प्रोडक्ट? पर डज इट नॉट गिव इमेंस यूटिलिटी टू अ ड्रग एडिक्ट? सेटिस्फैक्शन का अगर बात करें, इमेंस सेटिस्फैक्शन, सपोज समबडी इज एन अल्कोहलिक, मर जाएगा वो पिएगा शराब, पर उसका सेटिस्फैक्शन तो उसको मिलेगा ना। So we are not going to have any moral, legal connotations when we talk about utility. Utility is simply the want satisfying power of a commodity, not usefulness. कितना यूजफुल प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप हमसे पूछे, मेरी मम्मी ने हमको बचपन में बहुत अच्छी आदत डाली थी, पर हमको आज भी उतना ही चिढ़ है उससे कि कुछ भी खाना खाने से पहले कुछ कड़वा खाना चाहिए। तो हम लोग हमेशा अपना खाना स्टार्ट करते हैं करेला से। तो आयुर्वेदिक के शास्त्रों में लिखा गया है कि जब आप कोई चीज़ करेला या कोई कड़वा चीज़ से अपना भोजन शुरू करते हैं, इट
फ्लोज द गैस्ट्रिक जूसेस और डाइजेशन बेटर होता है। यूजफुल है कि नहीं है? पर अगर आप हमसे यूटिलिटी पूछेंगे, जीरो है। मतलब हम हर बार आज 32-33 साल में भी हर बार वो करेला उठाते समय एक बार अपने मम्मी पापा को क्वेश्चन करते हैं कि जरूरी है क्या, क्योंकि टेस्ट तो आप भी जानते हैं बहुत ही घटिया कड़वा टेस्ट होता है, सबको जनरली नहीं अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को पसंद है, हमको नहीं अच्छा लगता है। पर आप इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी अगर बात करें, हमको यूटिलिटी कुछ नहीं मिलता उससे। सो फर्स्ट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन योर हेड। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इसके ऊपर लड़ाई है। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। दो स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब समझते हैं? जो दो ओपिनियंस हैं, एक ओपिनियन कुछ बोलता है, एक ओपिनियन कुछ बोलता है, दोनों अपने वे में करेक्ट है क्योंकि इनके बैक्ड है अपने अपने सपोर्ट्स के साथ। सो आपने एक बहुत बड़े इंसान का नाम सुना होगा क्लास 11 में, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था, एल्फ्रेड मार्शल। तो ही इज द फादर ऑफ कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। भाई अब क्या है ये कार्डिनल अप्रोच? यूटिलिटी के ना दो हिस्से हो गए। एक ने बोला कार्डिनली आप इसको मेजर कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं कार्डिनल का मतलब क्या है, और दूसरे ने बोला नहीं आप गलत है सर, कार्डिनल तो नहीं है, ऑर्डिनल अप्रोच है। यूटिलिटी को दो तरीके से बोला जा सकता है। यश एक आदमी जो बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये मॉडर्न अप्रोच है। अगर आप हमसे पूछेंगे बेटर ओपिनियन, भाई आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को लगता है ऑर्डिनल ज़्यादा करेक्ट है, आप भी शायद यही अग्री करें। पर कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी में उन्होंने पता है क्या बोला कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में, मनी के टर्म्स में माप सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सोच कर बताएं, आपको 1 महीना हो गया अभी लगभग, मेरे पास नहीं हुआ है कि मतलब 12 तारीख को चालू किए थे हम लोग, है ना, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। सोचिए 12 तारीख है आज, आपको यहाँ पर फीस कितना देना पड़ा? 2000। आपको 2000 रुपया का सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला, वो अब आपको सोचना। अगर तो मिला, आप बोल रहे हैं हाँ 2200 का मिला, एक नंबर अटैच कर रहे हैं यूटिलिटी पर, वैसा अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। यू आर अटैचिंग अ कार्डिनल नंबर। मैथ में सुने होंगे ना कार्डिनल नंबर्स। सो मॉनिटरी टर्म्स में जब आप यूटिलिटी को मापेंगे, मॉनिटरी टर्म्स में जब आप यूटिलिटी को मापेंगे, तब गुरमन वो अप्रोच का नाम कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी होगा। अब सोच कर देखिए, काफी डिफिकल्ट चीज है। कैसे बैठे बैठे आप मापेंगे ये टी शर्ट आपको कितने का मजा दे रहा है? काफी डिफिकल्ट अप्रोच होगा इसको जस्टिफाई करना। कैसे दक्ष बैठे बैठे बोलोगे कि यहाँ पर भैया से पढ़ के कितना रुपए का मजा आया, या कितना रुपए का यूटिलिटी मिला, या कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला? काफी डिफिकल्ट मेजरमेंट है, और कोई थर्मामीटर तो है नहीं कैसे मुंह में डाले और देखे अच्छा आज तो 2000 का मजा आया है। यू कांट मेजर यूटिलिटी कार्डिनली। पर जैसे आप गुरमन कोई या कोई भी पंजाबी घर से अगर कोई होगा, या आपके घर में भी ऐसी बातें होती होंगी, तो हमारे घर में ना ऐसे बहुत बोला हो जाता है, कोई बहुत अच्छा बात बोले ना, बोलता है क्या 1 करोड़ का बात किया है? क्या कोई 1 करोड़ का बात होता है क्या? पर हम लोग का बोलने का तात्पर्य क्या है? दैट वी आर मेजरिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रियलिटी में नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, पर हमको ऐसा लगा कि द वर्ड और वट एवर यू सेड इज वर्थ 1 करोड़। या ऐसा वर्ड बोलना गलत बात है, पर कभी ना कभी आपने हिंदी पिक्चरों में या सुना होगा 2 कौड़ी का आदमी। कोई आदमी 2 कौड़ी का तो हो नहीं सकता, या 2 रुपया का आदमी है। मीनिंग क्या है इसका? इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि आप उसका लाइफ मॉनेटरी टर्म्स में मापने का कोशिश कर रहे हैं। समझने का कोशिश करिए, ये एक अप्रोच है यूटिलिटी को। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और वो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपको कितने का सेटिस्फैक्शन आ रहा है। समझ पा रहे सर क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा। हाँ गुरमन, मेरा रिक्वेस्ट है, जब अपने पढ़े ना तो ये सब नहीं करिए। वी विल हैव आवर जोक मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट पढ़ाई करते समय फोकस पूरा करें। सो कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी का मतलब सिंपली ये होगा, वेयर यूटिलिटी विल बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स विच इज मॉनेटरी टर्म्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट खाए आज? मैम खा के आए हैं? कुछ नहीं खाए हैं ब्रेकफास्ट? खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए। आप क्या खाए हैं? इमेजिन करिए उस पर एक अमाउंट लगाना है। हाउ मच वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन डिड यू गेट बाय ईटिंग दैट चिल्ला? कोई भी अमाउंट हो सकता है मैम।
10, हमको 10 रुपए का मजा आया। दैट इज द आइडिया यू हैव टू पुट बिहाइंड यूटिलिटी, है ना। गुरमन कुछ खा के आए सर? ब्रेड बटर खा के आए। एक अमाउंट ट्राई करिए पुट करने का कि आपको ब्रेड बटर खाकर कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला। या कोई मूवी देख कर आए आप, तो मूवी का टिकट होगा 500-600 रुपए का जो भी, पर क्या वो आपको 500-600 का सेटिस्फैक्शन दे पाया कि नहीं दे पाया, वो सोच कर देखिए। यूटिलिटी को आप नंबर्स में एक्सप्रेस करने का कोशिश करें। जब वो अप्रोच होगा, दैट अप्रोच इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। इनके निर्माता मतलब इनको कौन क्रिएट किया है? एल्फ्रेड मार्शन। आप ऑब्वियसली अग्री करेंगे या डिसएग्री करिए, ये रियलिटी में प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो। हाइपोथेटिकल तो नहीं है, प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है ना। देयर इज अ प्रूफ दैट दिस इज हैपनिंग, बट प्रूविंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमको एक बात बताइए, ग्रेविटी है कि नहीं है? प्रूव करके दिखाइए। थ्योरम्स अगर लिखने बैठ जाए आज, तो ग्रेविटी को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। पर इट इज सो सिंपल कि हाँ ग्रेविटी तो है ना। जैसे कुछ बच्चा लोग इस पे भी बोलता है भगवान है कि नहीं है, प्रूव करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे, है ना। एयर है कि नहीं है इधर, प्रूव नहीं कर पाएंगे ना। तो दिक्कत यूटिलिटी का कार्डिनल अप्रोच में यही है कि सोच गलत नहीं है, प्रूविंग एंड हैविंग द फेथ इन द नंबर वो बिलीवेबल नहीं होगा। आज बेचारा बहुत भूखा था और वो ब्रेड बटर खाता है, 3-4 दिन से नहीं खाया है। हमको लगता है सर आपको क्या पता है 1 लाख रुपए का मन में सेटिस्फैक्शन आया हो, जस्टिफाइबल भी नहीं होगा वो अमाउंट, बट इन योर हेड दैट इज द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग। कुछ सही गलत नहीं है इसमें, रियलिस्टिक नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड वही है कि रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ में एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, बेटर तरीका क्या है, आप ऑर्डिनली मापिए। ऑर्डिनली मतलब कंपैरेटिवली। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया का ट्यूशन में हमको 2500 रुपये का मजा आता है, दूसरा का ट्यूशन में हमको 2000 का। आप ये बोल दीजिए कि भैया का ट्यूशन दूसरा ट्यूशन से बेटर है, या उल्टा भैया का ट्यूशन में हमको 2000 का सेटिस्फैक्शन आता है, दूसरा का ट्यूशन में 2500 का, दूसरा का ट्यूशन भैया का ट्यूशन से बेटर है। इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हैव अ कंपैरिजन, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, विच इज नोन एज द मॉडर्न अप्रोच टू यूटिलिटी। दोनों यूटिलिटी के रिलेटेड ही असम्पशंस हैं। एक क्या बोल रहा है, यूटिलिटी मापा जा सकता है नंबर्स में, उस अप्रोच का नाम ये लोग क्या दिया, कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। दूसरा आदमी बोल रहा है देखिए नंबर में प्रूफ वगैरह नहीं हो पाएगा, रियलिस्टिक नहीं है, सोच आपकी गड़बड़ नहीं है। देखिए नंबर में बोलना बहुत मुश्किल होगा, कोई ऐसा कोई अमाउंट तो है नहीं जो आप बोल पाए कि अच्छा आज हमको कोल्ड ड्रिंक पिए थे, हमको 500 रुपये का मजा आया, बहुत गर्मी है, सोचिए तपता हुआ आप बास्केटबॉल खेल के आए और आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते, आपको 10,000 रुपये का सेटिस्फैक्शन आया। पॉसिबल है, प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो ये दो अप्रोचेज हैं। क्लियर है ये बात? एक सेकेंड रुकिएगा, हमारे यहीं से कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग।
आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे कि ये कौन दिया था कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल, और अगर आपसे पूछे ऑर्डिनल अप्रोच किसका है तो आप बोलेंगे हिक्सियन थ्योरी था, तो मिस्टर जेबी से और हिक्स करके, विक्स नहीं हिक्स, ठीक है, हिक्स, जेबी से बोल के एक इंसान थे, उन्हीं के साथ हिक्स मिलकर, तो हिक्सियन थ्योरी बोला जाता है। जेबी से का नाम नहीं यूज करते हैं, हिक्स लिखते हैं हम लोग सिर्फ। तो अगर ऑर्डिनल कहाँ से आया है, हिक्स बोल के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था। और अगर वो बोला कि कार्डिनल कौन बोला था, तो आप बोलेंगे अल्फ्रेड मार्शल का ये थ्योरी था। बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है, पर गुरमान हमको एक बात बताइए, ये इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं कि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है ना, क्योंकि ये प्रूव करना देखिए नामुमकिन होगा, है ना। सोचिए आपको यहाँ पे बैठे बैठे आपको एक कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ बैठ के बोलना कि हमको उससे कितना रुपए का मजा मिल रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट डिस्कशन होने वाला है। तो भैया इसका कारण क्या था? एक्चुअली ये जो अप्रोच है ना, इससे कितना इम्पोर्टेंट लॉ निकला है कि इसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो जो लॉ ऑफ डीएमयू आप पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आया ही कार्डिनल अप्रोच से। अच्छा, आपको लॉ ऑफ डीएमयू याद है सर? हम क्या बोले थे? एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, हिज एडिशनल सेटिस्फैक्शन, नॉट हिज सेटिस्फैक्शन मैन, हिज एडिशनल सेटिस्फैक्शन रिड्यूसेस। अगर वो बात है, इसका मतलब आपको नंबर्स में मापना पड़ेगा। सो द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन of cardinal approach to utility is nothing but the law of DMU. So first we need to discuss the law of DMU in details. The law of DMU को आप लिख लें एक बार। अच्छा, अभी आप कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, वी आर स्टार्टिंग विथ कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहला बात जो आप कर रहे हैं वो लॉ ऑफ डीएमयू है। दक्ष, हम आपको क्या बोले थे, ये चैप्टर को क्या बताता है? तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ रहे हैं? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए एक लॉ है। तो आप ये बात समझिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बताएगा कि भैया का ट्यूशन कब छोड़ना है, या कोई कमोडिटी कितना तक खाना है, क्या कंजम्पशन एक आइडियल कंजम्पशन होगा। तो ये वो नहीं बताएगा आपको। ये क्या बता रहा है? ये एक लॉ के बारे में बता रहा है, एक लॉ जो कंजम्पशन रिलेटेड है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस लॉ के बाद आएगा। पहले लॉ लिख लेते हैं। द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट इफ अ कंज्यूमर increases his consumption one by one, the additional satisfaction derived from it will always diminish, गिरेगा। क्लियर है सर? एक इमेजिन करिए, बहुत ही टफ डे क्रिकेट का, और 5 डे क्रिकेट का, मतलब पूरा टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, और आप पूरा शाम को घर आते हैं पसीना में एकदम भीग कर, और मम्मी आपके सामने एक मस्त शिकंजी का ठंडा ग्लास रखती है ना। इमेजिन करते हैं हम लोग कि फर्स्ट कंजम्पशन अपने कर रहे हैं, पूरा थक आ रहा आदमी आया है घर, पूरा पसीना से भीगा हुआ है, और उसके सामने एक लेमनेड का एक ग्लास रखा जाता है। मतलब अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, आप जानते होंगे कि वो भगवान के दर्शन है। मतलब यू आर एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड, you have had a very difficult day, so having any form of liquid, especially lemonade, that too chilled, will give immense satisfaction. Very difficult, Pulkit, but I want you to put a number on it in terms of amount. कितना रुपए का मजा आएगा? 100 रुपीज़ का मजा आएगा। इसका नाम रखे हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं एक ग्लास से कितना? 100। टोटल में एक ही ग्लास है, तो टोटल यूटिलिटी 100।
एक ग्लास से कितना 100, वो एक ही बात हुआ। दूसरा ग्लास, मयूर बोलता है मम्मी एक ग्लास और पियेंगे, एक पे रुकते हैं क्या? जनरली 4 ग्लास 5 ग्लास पी लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि मतलब वो लेवल का स्पोर्ट खेल के आए हैं, आप समझ रहे हैं? मतलब इट्स नॉट कि अच्छा ऐसे क्रिकेट शाम को खेलने गए, पूरा मैच खेल के आए हैं, तो आदमी पूरा एकदम एग्जॉस्टेड है, तो आप एक ग्लास पानी पे कभी नहीं रुकेंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना इंटेंस थर्स्ट है कि एक ग्लास से नहीं क्वेंच होगा। तो मम्मी एक ग्लास की जगह दूसरा ग्लास देती है। मैं बस आपको चाहता हूं, आदमी को सेकंड ग्लास में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्या? कम मिलेगा, पर मिलेगा ना भाई। दूसरा ग्लास पानी खराब लगेगा क्या? बस वो मजा नहीं होगा जो पहला में नहीं था। सो दूसरा ग्लास से आप बोलिए लॉ है गिरता है सर, 100 नहीं मिलेगा, तो दूसरा ग्लास से कितना मिलेगा? 90 पकड़ लेते हैं। तो 2 ग्लास से कितना मजा मिला? ये समझ पा रहे हैं माधवी? इसीलिए हम आपको टोके कि डोंट राइट यूटिलिटी डिमिनिशेस, क्योंकि टोटल यूटिलिटी अगर आप नोटिस करें बढ़ ही रहा है। टोटल यूटिलिटी गिरा कहां? एडिशनल यूटिलिटी डिमिनिश किया है। तो कभी मत बोलिएगा कि यूटिलिटी गिरता है। लॉ किस पर है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। सो आपका एडिशनल यूटिलिटी गिरता है, टोटल यूटिलिटी नहीं गिरता है। मयूर को और भयंकर प्यास लगा है, वो एक ग्लास और पीता है। हमको लगता है कि सेटिस्फैक्शन डिमिनिश नहीं करेगा, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिमिनिश करेगा। तो धीरे धीरे सोचिए ना, पहला ग्लास, व्हेन आर यू द मोस्ट थर्स्टी? व्हेन यू हैड 0 ग्लासेस। तो सबसे ज्यादा थर्स्ट कौन क्वेंच किया? पहला ग्लास। उसके बाद भी आपका थर्स्ट चला गया क्या? है, पर उतना नहीं है जितना कुछ नहीं पिए थे तब था। अब 2 ग्लास पीने जा रहे हैं आप, 90 से कम। 90 से कम कुछ भी कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। लॉ ये नहीं बोला है कितना से गिरेगा, लॉ बोला है गिरेगा। ये 90 से 0 भी हो सकता है डायरेक्ट, वो भी एक फॉल है। नहीं, 90 to 0 भी एक फॉल होता है, हाँ या ना? 90 to 89 भी फॉल होता है। लॉ इज नॉट स्पेसिफाइंग कि हर आदमी का फॉल ऐसा ही होगा। लॉ बोल रहा है देखो, हर चीज पर धीरे धीरे अगर आप कोई चीज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाओगे, उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिमिनिश करेगा। तो मान लीजिए तीसरा ग्लास से उसको मिलता है 50 का सेटिस्फैक्शन, तो 3 ग्लास से कितना हो गया? 240। आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस कर पा रहे हैं ना भैया? ये 3 ग्लास का सेटिस्फैक्शन है, ये तीसरा ग्लास का सेटिस्फैक्शन है। दिस इज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 2 ग्लासेस, दिस इज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेकेंड ग्लास। ये एक का है और एक का तो चलिए सेम ही है। मयूर बोलता है हम एक और ग्लास पीएंगे मम्मी। चौथा ग्लास जब पीता है तो ये 0 पे आ जाता है, मतलब उसको और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आया उस ग्लास से। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये अभी डिस्कशन आपको इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं बताता है, ये बस आपको कंजम्पशन के बारे में बताता है। अब क्या हुआ, मयूर को फोन आया, प्लीज एक और ग्लास पी लो, तुमको कसम है मेरी। अब कोई भेजा मैसेज उसको, तुमको टेडी का कसम है, एक ग्लास और पी लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे, ऐसे तुम थक के आए हो। बोला नहीं रे, 4 ग्लास पी लिए, एकदम संतुष्ट है हम, और नहीं पीना हम। नहीं कसम है, अब कसम कैसे तोड़े? तो बेचारा पिया ना, उल्टी हो गया उसको। नेगेटिव सेटिस्फैक्शन हुआ होगा आपके साथ कभी। कोई कंजम्पशन अगर आप ओवर एंड एक्स्ट्रा कर ले, पानी के लिए भी, वो पता है